हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड आई हार्टिली वेलकम यू टू निर्भर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक विच इज रिटन बाय डेब्रो काउले एंड दिस वन इज द चैप्टर 2 पार्ट 1 ऑफ क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव एंड वी आर गोइंग टू कवर प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन इसमें हम अपना कवर करने वाले हैं। इसमें जो मेरा पहला वीडियो था इसमें मैंने पूरा जो कंप्लीट चैप्टर था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। नाउ वी विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इसके अंदर हम अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ वो क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो द साउंड ऑफ म्यूजिक है इसमें हमारे दो पार्ट हैं। चैप्टर 2 के हमारे दो सब पार्ट है जिसमें पार्ट 1 दिस इज अबाउट एवलिन ग्लेनी एंड सेकंड पार्ट इज अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। सो इन दोनों चैप्टर्स में एक चीज हमारी कॉमन है, अगर आपने नोटिस किया हो वो कॉमन जो चीज है वो कौन सी है कि इसमें जो एवलिन ग्लेनी है उन्होंने एज अ परक्यूशनिस्ट उन्होंने जो ड्रम को स्टेज के ऊपर लाने का काम किया था। पहले जो ड्रम था वो पीछे बजाया जाता था लेकिन उन्होंने ड्रम को फ्रंट पे लाने का काम किया कि अगर ड्रम को अगर फ्रंट पे स्टेज पे फ्रंट पे बजाया जाता है तो वो बहुत ही मूविंग हो सकता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग हो सकता है। और इसी तरीके से जो शहनाई है उसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का काम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किया था। तो इन दोनों में एक यही चीज एक कॉमन हमें नजर आती है कि उन्होंने अपने अपने फील्ड में एक ऐसा अचीवमेंट किया जिसने इसके बारे में पहले सोचा भी नहीं था कि ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। बिकॉज ड्रम को हमेशा पीछे रखा जाता था तो उसको फ्रंट पे लाने का काम किसने किया था? एवलिन ग्लेनी ने किया था। और शहनाई को, जिसको अब तक नॉर्थ वेडिंग जो शादियां होती थी या कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता था उसमें ही बजाया जाता था और उसको क्लासिकल स्टेज देने का काम किसने किया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किया था। सो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। दैट इज अबाउट एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस्ड? उसका जो हियरिंग प्रॉब्लम था वो सबसे पहले कब नोटिस किया गया? सो द आंसर विल बी एवलिन was 8 years old when her hearing problem was noticed by her mother. She was 8 years जब उसकी माँ ने नोटिस किया कि उसको थोड़ा सा हियरिंग की प्रॉब्लम है। और वो कैसे हुआ था? यस, हर लॉस ऑफ हियरिंग वॉज ग्रेजुअल। एक साथ नहीं गई थी, वो धीरे धीरे करके उसका जो नर्वस सिस्टम था वो डैमेज हुआ था जिसकी वजह से उसको सुनाई देना बंद हो गया था। एंड व्हाट हैपेंड? वन डे शी वॉज वेटिंग। एक दिन क्या होता है कि वो वेट कर रही थी टू प्ले पियानो। वन डे शी वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर name was called but she did not seem to hear it. She was waiting for her turn. उसका नाम लिया जाता है प्ले करने के लिए लेकिन उसने किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पर उनकी जो मदर है उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि उसको थोड़ी सी हियरिंग प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज एवलिन्स डेफनेस कंफर्म्ड? पता चला था 8 इयर्स में लेकिन उसका जो कंफर्मेशन था वो कब हुआ? व्हाट एडवाइस वाज गिवन टू हर? और क्या एडवाइस दिया गया उसको? यस, एवलिन्स डेफनेस was gradual। बहुत धीरे धीरे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, एकदम से उसकी हियरिंग पावर लॉस नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे हुआ था। एंड बाय द टाइम
by the time when she was 11, वो जब 11 years की हो जाती है, her marks had deteriorated means क्या होता है, बहुत ज्यादा बुरा हो जाना, got worse, and her teachers advised her parents, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी, तो उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया गया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप इसे एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाइए। द स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड, और जब उससे मिला गया, स्पेशलिस्ट से मिला गया, द स्पेशलिस्ट एडवाइज्ड her that she should be fitted with hearing aids। जो hearing aids है, जिसको हम कान सुनने वाली मशीन भी बोलते हैं, उसको कहा गया कि आप hearing aids का यूज कीजिए, and sent to a school for the deaf। और उसको एडवाइस दिया गया कि हियरिंग एड्स उसको लेना चाहिए, फिट करना चाहिए अपने कानों में, और उसके बाद उसको जो स्कूल फॉर डेफ है वहां पर उसको पढ़ाया जाना चाहिए, भेजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। अब यहाँ पर आपने अकॉर्डिंग टू द चैप्टर देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स ने एवलिन को डिस्करेज किया था दैट शी शुड नॉट कंटिन्यू विद म्यूजिक बिकॉज शी वॉज हैविंग द हियरिंग प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन थे जिन्होंने उसको कंटिन्यू करवाया, उसकी हेल्प की म्यूजिक के साथ, और उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ था कि वो अपने करियर को एज अ म्यूजिशियन बना पाई थी। और उन्होंने व्हाट डिड ही डू एंड से, उन्होंने क्या कहा उनको करने के लिए। यस, सो आंसर विल बी परक्यूशनिस्ट, रॉन फॉब्स। ये उनके वो टीचर थे जिन्होंने उसको म्यूजिक सिखाया था। परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स helped Evelyn to continue with music, So रॉन फॉब्स थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी कि उसको म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। एंड कैसे किया उन्होंने हेल्प, ही began by tuning two large drums, जो उन्होंने शुरुआत कैसे की, उन्होंने दो बड़े जो ड्रम्स थे वो ले लिए, ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, और उसको डिफरेंट नोट्स के साथ, एक हायर नोट था एक लोअर नोट था, उसके साथ उन्होंने बजाना शुरू किया। एंड उन्होंने उसके एवलिन को क्या करने के लिए कहा, ही आस्क्ड हर टू लिसन दैम he asked her not to listen them through her ears, क्योंकि वो सुन नहीं पाती थी। सो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसे कानों से सुनने की कोशिश मत कीजिए, बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड in some other manner,
manner, कि आप इसको ऐसे मत सोचो कि मुझे कानों से सुनना, बल्कि इसको फील करने की कोशिश करो कुछ और तरीके से। तो ये एडवाइस जो थी, इट वॉज गिवन बाय रोन फॉब्स हु वाज अ परक्यूशनिस्ट और एवलिन ग्लेनी के टीचर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन डिड एवलिन गेट एट द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। आपको पता है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक 3 इयर्स का उन्होंने वहां से कोर्स किया था, और वहां जाने के बाद उनको कौन कौन सी पहचान मिली वो इस क्वेश्चन में हम करेंगे। यस, तो यहाँ पर जो एवलिन ग्लेनी है उनकी जो जर्नी थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, व्हेन शी वाज 17 व्हेन शी जॉइंड रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और ये जो जर्नी थी इनकी बहुत ही अच्छी रही थी। उसका रीजन क्या था वो अब हम देख लेते हैं। यस, व्हेन एवलिन was 17, जब वो 17 की थी, she joined the Royal Academy of Music। तो उन्होंने उस टाइम रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन किया था, एंड शी स्कोर्ड द highest marks in the history of music। आज तक किसी ने भी इतने मार्क्स नहीं लिए थे जितने एवलिन ने यहाँ पे स्कोर किए थे, एंड शी वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट students of the academy अकेडमी की सबसे ज्यादा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनमें से एवलिन एक थी, एंड शी won many top awards, जितने भी टॉप अवार्ड्स थे उस एकेडमी के ड्यूरिंग हर 3-year कोर्स। उनका जो 3 साल का कोर्स था, उसी ड्यूरेशन के अंदर उस एकेडमी के जितने भी टॉप अवार्ड्स थे वो उन्होंने जीत लिए थे। Our next question is why did Evelyn say men with bushy beards give me trouble? जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, इसमें एक इंटरव्यू भी आता है उनका, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि जिन लोगों की बुशी बियर्ड्स होती हैं, हैवी बियर्ड्स होती हैं, उनसे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसका रीजन क्या था? यस, एवलिन कुड understand what others were saying by reading the lips movement। जो सामने वाला उनसे बात कर रहा होता था तो उनके जो लिप्स मूवमेंट होते थे उनको देख करके, एंड बाय वॉचिंग फेसेस एंड आईज। तो जब भी वो किसी से बात करती थी तो उनकी आंखों को, फेस को और साथ ही साथ लिप मूवमेंट्स को रीड करके वो समझ पाती थी कि वो जो अदर पर्सन है वो क्या कह रहे थे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर, और उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी टू रीड द movements of lips of the men with bushy beards, क्योंकि जिनकी बहुत बड़ी दाढ़ी होती थी या बुशी बियर्ड्स होती थी तो वो उनकी जो मूवमेंट्स होते थे लिप्स की, उनको रीड करना, वो रीड नहीं कर पाती थी, सो इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती थी। एंड शी जोकिंगली, और यही कारण है, शी जोकिंगली, वो हंसते हुए कहती हैं
remarked that उन्होंने क्या कहा हंसते हुए, that men with bushy beards gave her trouble, कि मुझे उन लोगों से थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिनकी बुशी बेयर्ड्स होती हैं. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डिड जेम्स ब्लेड से अबाउट एवलिन्स म्यूजिक. जेम्स ब्लेड, जिनकी कोटेशन से हमारा चैप्टर का बिगिनिंग भी होता है, उन्होंने एवलिन के म्यूजिक के बारे में क्या कहा है वो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. यस, जेम्स ब्लेड्स remarked that क्या कहा है उन्होंने, that God may have taken away her sense of hearing, but he has given her something extraordinary. चाहे उनकी हियरिंग पावर भगवान ने ले ली है, लेकिन बदले में उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिली है. वो क्या है, what we hear, हम जो सुनते हैं. she feels, वो क्या करती हैं, फील करती हैं. उनके टीचर ने यही तो कहा था उनको कि आप उसे सुनने की कोशिश मत करो, आप उसे सेंस करो, आप फील करो, और वो यही करती है. she feels far more deeply than any of us. हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से वो फील कर पाती हैं उन चीजों को जिनको हम सुनते हैं. She is a talented musician. She is a talented musician who expresses music so beautifully. और शायद यही कारण है कि वो म्यूजिक को फील करती हैं, जिस वजह से उनको म्यूजिक जो है हमसे कहीं ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है. Yes, musician who expresses music so beautifully. Our next question is how did Evelyn inspire the deaf children? Evelyn क्योंकि खुद डेफ हैं, तो वो किस तरीके से और बच्चों को जिनकी ये प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है जिनकी, उनको किस तरह से इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती हैं. Yes, Evelyn is herself a deaf girl. वो खुद एक डेफ हैं, but her handicapness never came in her way. लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जो ये हियरिंग पावर चले जाना था, इनके वजह से इन्होंने कुछ अलग ना किया हो. इन्होंने बहुत कुछ अलग किया, बहुत कुछ अचीव किया. मीन्स टू से दैट उन्होंने अपनी हैंडीकैप्टनेस को कभी भी अपनी ऑब्स्टेकल नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी पावर बनाया. कभी उनका रास्ता उन्होंने, उनकी जो हियरिंग पावर चली गई थी उसकी वजह से वो कभी रुकी नहीं. एंड शी बिकेम अ world famous multi-percussionist. वो बहुत ही फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट हैं.
She is an inspiration. She is an inspiration for deaf children. Deaf children who say if she can do, if she can do it, I can. तो वो उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो ये कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एवलिन जो है जितने भी डेफ चिल्ड्रन हैं उन सबके लिए, इवन हमारे जैसे लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बनती हैं, जो ये सिखाती हैं कि कभी भी जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं उनको ये समझ करके कि उन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया है तो मैं वहीं रुक जाता हूँ। वो रुकी नहीं, उनको रिमूव किया और आगे बढ़ी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर होगा बट बहुत सिंपल मैंने लैंग्वेज यूज किया तो आपको अच्छे से इसमें समझ आएगा। सो लेट्स बिगिन कि एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती हैं। यस, एवलिन हर्ड म्यूजिक, एवलिन हर्ड म्यूजिक by sensing the notes in different parts of her body। वो सेंस करती है, म्यूजिक को सुनती नहीं है, वो फील करती है और इस तरह से वो अपने हर बॉडी पार्ट में उसको सेंस कर पाती है। When रॉन फॉब्स जो उनके टीचर थे, उन्होंने जब उसको मोटिवेट किया कैसे, ट्यून्ड 2 drums to different notes, एक हायर नोट था, एक लोअर नोट था, एंड asked her to sense the sound। इन टीचर ने उसको बताया कि आपने उसको साउंड को सेंस करना है विदाउट यूजिंग हर ईयर्स। तो उन्होंने म्यूजिक को फील करना सीखा, सेंस करना सीखा। शी रियलाइज्ड that she could feel the higher drum from the waist up। जो हायर ड्रम था उसको, जो कमर के ऊपर वाला पार्ट था उससे उसको वो फील कर पा रही थी, एंड द लोअर ड्रम from the waist down। जो नीचे वाला पार्ट था कमर के, उससे वो लोअर नोट्स को फील कर पा रही थी। She learned how to open mind and body to sounds and vibrations। वो फील कर पाती थी साउंड्स को, वाइब्रेशंस को फील कर पाती थी वो वाइब्रेशंस। इट वॉज हर हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने मेहनत भी की, उनका एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे म्यूजिशियन ही बनना है, और यही कारण था कि वो इन चीजों को सेंस कर पाई और आज एक बहुत ही फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट है। इट वॉज हर हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन। And when she
Yes. When she played the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो उन स्टिक्स के थ्रू जो उनकी फिंगर टिप्स है उसमें वो म्यूजिक को फील कर पाती है. और ड्रम्स को कैसे सुनती है? By leaning against, leaning का मीन्स क्या होता है? झुक जाना. Against the drums, वो उनके ऊपर थोड़ा सा झुक जाती हैं, लीन हो जाती है. एंड शी कुड फील द साउंड. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. वो फील कर पाती हैं कि जब वो साउंड वाइब्रेट कर रहा है तो वो उनकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है. और क्या करती हैं वो? ऑन a wooden platform. जब भी वो परफॉर्मेंसेज अपनी देती हैं तो क्या करती हैं? ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्ड हर शूजेस. अपने शूजेस को उतार देती हैं. एंड क्या क्यों करती है वो? सो दैट द वाइब्रेशंस could pass through her bare feet and up her legs. ताकि वो उनकी वाइब्रेशंस को अपने विदाउट शूजेस वो परफॉर्म करती है. और जैसे जैसे वो प्ले करती हैं तो उसके वाइब्रेशन को वो अपनी पूरी बॉडी के अंदर फील कर पाती है. एंड शी हर सेल्फ सेड, उन्होंने खुद ही कहा है, शी हर सेल्फ सेड, उन्होंने खुद ही कहा दैट म्यूजिक poured in through every part of her body. कि म्यूजिक उनकी रग रग में बहता है. तो इस तरह से हमने देखा कि एवलिन ग्लेनी ने, जब भगवान ने उनकी हियरिंग पावर ले ली तो उन्होंने म्यूजिक को किसी और तरीके से फील करना शुरू कर दिया. उसके डिफरेंट तरीके बना लिए. मीन्स टू से दैट कि उन्होंने अपनी ऑब्स्टेकल को अपनी पावर बनाया. ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सुनाई नहीं देता तो मुझे म्यूजिक को अपनी लाइफ नहीं बनाना है. उन्होंने उसको कानों से सुनने की बजाय अपने हर बॉडी पार्ट से फील करना शुरू कर दिया. और इस तरीके से एवलिन ने अपने आप को एक फेमस मल्टी परक्यूशनिस्ट बना दिया. Our next question is, why did Evelyn tour the United Kingdom? तो वो उन्होंने एक जो टूर था उनका when she was 16 years, यूनाइटेड किंगडम का उन्होंने एक विजिट भी किया था. तो उन्होंने उसका विजिट क्यों किया था, उसका रीजन क्या था, वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. When Evelyn was 16 years, जब वो 6 years old, she toured. तो उन्होंने कहाँ का टूर किया था? Yes, she toured the United Kingdom. और किसके साथ किया था? विद आ यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? यस, बैंड, a group of musicians, orchestra. Yes. So she had been a member of that team. वो इस यूथ ऑर्केस्ट्रा की एक मेंबर थी और इसीलिए वो यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड टू मेक, शी हैड डिसाइडेड टू make music
हर लाइफ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक को ही उन्होंने अपनी लाइफ बनाना है, अपना करियर बनाना है. सो शी हैड बिकम a प्रोफेशनल परफॉर्मर, और इसीलिए वो एक प्रोफेशनल परफॉर्मर बन गई थी. हालांकि पहले वो ऑर्केस्ट्रा में काम किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सोलोइस्ट, जो सोलो परफॉर्मेंस थे, उसकी तरफ आना शुरू कर दिया. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. यहाँ पे हमें वो जगह ही बतानी है और वो रीजंस बताने हैं जहां पर एवलिन परफॉर्म करती है. सो द आंसर विल बी Evelyn is a professional performer. She performs in regular concerts. वो डिफरेंट जो कंसर्ट्स है वहां पर जाती है, वहां परफॉर्म करती है. एक्सेप्ट दिस, और इसके अलावा एक्सेप्ट दिस शी गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेस in prisons and in हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में वो फ्री में परफॉर्म करती है, ताकि उनके भलाई के लिए एक सोशल वर्क भी वो करती हैं यहाँ पे, लोगों की भलाई के लिए भी, और इसीलिए वो यहाँ पर फ्री परफॉर्मेंसेस देती है प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में. शी गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू क्लासेस फॉर young musicians. जो यंग म्यूजिशियंस है, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी वो ऑर्गेनाइज करती है. एंड शी ट्राइज टू इंस्पायर deaf children with her example. और वो डेफ चिल्ड्रंस को बहुत बड़ा अपना एक एग्जाम्पल दे करके उनको मोटिवेट करती है, उनको इंस्पायर करती है कि अगर मैं अचीव कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं अचीव करते हैं. और इसीलिए जो डेफ चिल्ड्रंस हैं वो बहुत कुछ उनसे सीखते हैं. सो इस तरीके से जो एवलिन है वो प्रोफेशनल परफॉर्मर तो है ही है, लेकिन वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन भी है, क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए भी अपने म्यूजिक को यूज करती हैं. वो फ्री परफॉर्मेंसेस देती हैं ताकि लोगों का भला किया जा सके. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कोई भी अगर डाउट होगा द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 के रिगार्डिंग तो वो आपका क्लियर हो गया होगा. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर किया जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी.